दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में टीचर के 40,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्ती प्राइमरी स्कूलों में हेड मास्टर के पदों को भरने के लिए निकाली गई है। खबर के अनुसार इन पदों पर भर्ती को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 मार्च 2022 से लेकर के 22 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत हेड टीचर के 40,506 खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए तथा उनके पास DLED या फिर BT या BEd या फिर BEd या फिर BSc-Ed या फिर BLEd भी होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bbsc.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए 200 से भी अधिक बच्चे बीमार हो गए हैं। जी हां, कई बच्चों को इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया है। बीमार बच्चों में कई की हालात गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों बच्चे बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जानकारी के अनुसार फूड पॉइजनिंग के कारण 200 से भी ज्यादा बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जहाँ आनंद फानन में गंभीर रूप से बीमार बच्चों को PMCH में भर्ती कराया गया है, जहाँ सभी का इलाज जारी है। इस घटना के बाद प्रशासन महकमे में हरकंप मच गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बार चैत महीने में ही आसमान मानो आग उगल रहा है। जब मई जून की गर्मी का एहसास मार्च में ही हो रहा है, वहीं मौसम के मिजाज को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जहां साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दूसरी तरफ अस्पतालों को पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मौसम की तल्खी को देखते हुए आपदा प्रबंधन की ओर से स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा पशुपालन, PHED, ग्रामीण विकास आदि विभागों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। वहीं पीने के पानी के संकट से निपटने की दिशा में कार्य करने को भी कहा गया है। मौसम के मिजाज को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पत्र जारी करके कहा है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। जब बिहार में इस दौरान भीषण गर्मी पड़ती है, लू भी चलती है, इसका असर जनजीवन पर पड़ता है। खास करके बच्चों, गर्भवती और फिर धात्री महिलाओं के साथ ही दिहाड़ी मजदूरों को इसमें अधिक परेशानी होती है और पीने के पानी पर भी संकट हो जाता है। इसीलिए सभी लोगों को लू के पहले चेतावनी दें और आग लगी की घटनाओं को देखते हुए अग्नि मिशन निदेशालय को जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत पहले से ही लगाई जा रही थी। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के सभी 3 विधायकों ने भाजपा में शामिल होने का फैसला कर लिया। जहां इससे मुकेश सहनी को जितना जोरदार झटका लगा, उससे कहीं अधिक खुशी भाजपा को मिली। जब भाजपा का एक बड़ा सपना मुकेश सहनी के 3 विधायक के कारण पूरा हो गया है। यह सपना है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने का। भाजपा बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। अब तक 75 विधायकों के साथ RJD बिहार की सबसे बड़ी पार्टी था। जब बिहार विधानसभा में केवल 1 विधायक की कमी के कारण दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा अब सीधे पहले नंबर पर पहुंच गई है। 2020 के आम चुनाव में 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में भाजपा के 74 विधायक जीत करके आए थे। इस चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी VIP के 4 विधायक जीते थे, जबकि खुद मुकेश सहनी हार गए थे। जब मुकेश सहनी को बाद में विधान परिषद के उपचुनाव के जरिए सदन में जाने का मौका मिला। उनके 4 विधायकों में से एक बोझा के निर्वाचित प्रतिनिधि मुसाफिर पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। जहां बचे हुए 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। जहां इसी के साथ भाजपा के पास अब बिहार में 77 विधायक हो गए हैं। बिहार विधानसभा में अब RJD 75 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है। JDU 46 के साथ तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस 19 विधायकों के साथ चौथे नंबर पर, 12 विधायकों वाली भाकपा माले 5वें नंबर पर, OBC की पार्टी AIMIM 5 विधायकों के साथ 6ठे नंबर पर और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 विधायकों के साथ 7वें नंबर पर है। इसके अलावा भाकपा और माकपा के 2 विधायक हैं। जब JDU ने पिछले चुनाव में 45 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में लोजपा के इकलौते विधायक को शामिल कराने के बाद उनके पास 46 की संख्या हो गई है।
दोस्तों, पुणे में बन रही बिल्डिंग गिरती है और मलबे में दब करके जो मजदूर मरते हैं वो बिहार के होते हैं। पंजाब से घर लौटते हुए ट्रॉली उलट जाती है और जो लोग मरते हैं वो बिहार के मजदूर होते हैं। 2 दिन पहले हैदराबाद के भोईगुड़ा में कबाड़ की दुकान में आग लगी और मरने वाले सभी 11 लोग बिहार के हैं। इसमें से दीपक और बिट्टू अपने गाँव से 25 दिन पहले ही बेहतर जिंदगी की तलाश में हैदराबाद गए थे। अब दोनों जल करके मर गए और उनमें से एक की शादी मई में होने वाली थी। खैर, 22 मार्च को बिहार दिवस था। आज बिहारी किसी और राज्य में जल करके राख हो गए। बधाई हो नीतीश कुमार, आपने बिहार को इतना समृद्ध कर दिया है कि बिहारी अब भी 2 वक्त की रोटी के लिए अपना घर द्वार छोड़ करके मजदूरी करने जाते हैं। और कितनी बार लौट करके उनकी लाश घर आती है तो कभी वे लाश भी घर वालों को मैसर नहीं होती है। जब बिहारी होने पर शर्मिंदा हूँ। जब लालू यादव ने जो कालिख बिहार में पोती थी वे निकट भविष्य में नहीं धुलता दिख रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षित, सब में बिहार टॉप पर रहा है। गर्व कीजिए बिहार के नेता लोग। वोट तो आपको यही गरीब देते हैं जिनकी जिंदगी कुत्तों से बदतर बना करके आप लोगों ने रख दी है। कुत्ते से बदतर इसलिए क्योंकि कुत्ते के साथ अगर ज्यादती होती है तो फिर मेनका गांधी से लेकर के पेटा तक उठ खड़ा होता है उनकी रक्षा के लिए, लेकिन बिहारियों के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। वैसे कोई ले भी क्यों, क्योंकि दूसरे राज्य के लोगों के लिए बिहारी गैर ही होते हैं। तभी तो पंजाब में चुनाव हो तो खुले में प्रियंका गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कोरोना काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि बिहारियों को अस्पताल में एडमिट नहीं होने देंगे। मुंबई में राज ठाकरे कहते हैं कि साले बिहारियों को निकालो, इन्हीं ने ही गंद मचा रखा है। क्या अब भी आपको लगता है कि बिहारियों की जिंदगी कुत्तों से बेहतर है? साथ ही आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव चार्टर्ड फ्लाइट से रांची से दिल्ली और दिल्ली से रांची उड़ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, और बिहारी मजदूर जल करके खाक हो रहे हैं पेट की आग बुझाने के लिए। खैर, जो आज जल गए हैं उनके लिए दुखी हूं, लेकिन साथ ही साथ लग रहा है कि नर्क से तो उन्हें मुक्ति मिली। अगले जन्म में अब वो बिहार में ना जन्म ले, बस यही दुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि संसद में नागर विमानन मंत्रालय के अधीन साल 2022-23 की डिमांड फॉर ग्रांट पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस साल के अंत तक पूर्णिया से नागरिक विमान सेवा शुरू कराने का आग्रह किया है। जहां उन्होंने पूर्णिया को उड़ान सेवा में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद किया। जहां अब तक की प्रगति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि साल 2017 में ही एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि आवंटित की जा चुकी है। मामला हाईकोर्ट में था जो बाधा 9 मार्च को समाप्त हो चुकी है। अब जमीन मामले की सुनवाई डीएम करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले का निपटारा 15 अप्रैल तक हो जाएगा। जहां उन्होंने कहा है कि रनवे निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और मंत्री जी से आग्रह है कि 15 अप्रैल के बाद बिड की प्रक्रिया अपना करके तत्काल ही टर्मिनल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए ताकि विमान सेवा शुरू हो सके। जी हाँ, पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है कि पूर्णिया से विमान सेवा शुरू होने से इस पिछड़े इलाके को नई पहचान मिलेगी। इस एयरपोर्ट से न केवल कोसी और सीमांचल के लोग बल्कि भागलपुर, पड़ोसी देश नेपाल और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई सेवा का लाभ लेंगे, वह सपना अब पूरा होने वाला है। उन्होंने नालंदा को हवाई सेवा के बुध सर्किट से भी जोड़ने की मांग की है। उन्होंने एयर इंडिया के निजीकरण की सराहना की है, लेकिन कहा है कि उनका मानना है कि सरकार के अधीन भी सरकारी विमान कंपनी होनी चाहिए ताकि विकट परिस्थिति में आम आदमी को भी हवाई सेवा प्रदान किया जा सके। दोस्तों, बात करते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। 3 दशक के बाद यूपी में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई है। यह सीएम योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। यह सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कैबिनेट के कुछ सहयोगी भी शपथ लेंगे। बीजेपी योगी पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी कर ली है और आज इसकी शपथ ग्रहण होनी है। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में जहां देश की जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही देश भर के बड़े नेताओं और बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों का भी जमावड़ा आज होगा। इसके साथ ही साथ सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पूरे प्रदेश से बुलाया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सवर्णों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। जब बिहार में अब गरीब सवर्णों को बसने के लिए 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। जब बुधवार को बिहार विधान परिषद में नीतीश सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। दरअसल सदन में सवाल पूछा गया था कि जिस तरीके से बिहार में भूमिहीन दलितों और पिछड़ों को बसने के लिए जमीन प्रदान करने का नियम है, क्या उसी तर्ज पर यानी कि उसी तरह बिहार के भूमिहीन सवर्णों को बसाने के लिए जमीन दिया जाएगा। इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि बिहार में पहले से ही इसी प्रकार का प्रावधान है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया है कि नीतीश सरकार ने पहले से ही बिहार में भूमिहीन गरीब स्वर्ण लोगों को बसाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान किया गया है। जहां इस समय बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। जहां जमीन सर्वे के बाद इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा और गरीब स्वर्णों को भी बसाने के लिए जमीन दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आरोप लगाया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर के इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का पड़ोसी अभी भी इसका दुरुपयोग कर रहा है। निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट 2022-23 पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है। वह हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो इसे दिसंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र में ले गए थे। क्यों हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका अभी भी दुरुपयोग कर रहा है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा है कि कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये मूल रूप से एक भारतीय मुद्दा है। हम इसे संभाल सकते थे, हम इसे संभाल रहे हैं और अब हम अंतर भी दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने धारा 370 को हटाने पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने 1963 में संसद में नेहरू के जवाब पर भी सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि धारा 370 संविधान का अस्थायी हिस्सा नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 में एक बड़ा बदलाव हुआ है जो 12 करोड़ से अधिक किसानों पर सीधा असर डालेगा। जहां योजना की शुरुआत से लेकर के अब तक 8 बदलाव हो चुके हैं। जहां कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी हो गया था। जहां अब जो बदलाव हुआ है उससे अपात्र लाभार्थियों की पहचान आसानी से हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें बदलाव क्या हुआ है। तो पीएम किसान के तहत लाखों किसानों ने फर्जी तरीके से 2-2 हज़ार रुपये की कई किस्तें डकार ली है। कोई आयकर दाता होते भी किस्त पा रहा है तो फिर किसी के परिवार में पति पत्नी दोनों किस्त उठा रहे हैं। जब भले से खेत पति और पत्नी के नाम हो, लेकिन अगर एक ही साथ रहते हैं और परिवार में बच्चे नाबालिग हैं तो केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने ऐसे अपात्रों पर शिकंजा कसने के लिए वसूली का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर तो लोगों के जेल जाने की भी नौबत आ गई है। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हैं तो फिर गलत तरीके से लिए गए पीएम किसान का पैसा वापस कर दें। इसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर एक सुविधा दी है। आप ऑनलाइन पैसे रिफंड कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त आने से ठीक पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है जो आपको बताया। जब मोदी सरकार ने इस योजना में एक बड़ा बदलाव करके किसानों को तोहफा दिया था, जब वह बदलाव था कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं। जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है आदि। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर के कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल या फिर बैंक खाता नंबर दर्ज करके स्टेटस की जानकारी ले सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई है तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि शादीशुदा लोगों के लिए सरकार ने स्कीम चलाई हुई है जिसमें जुड़ने के बाद आपको हर माह 10,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। सरकार ने खासकर अल्प निवेशक वालों के लिए ही ये स्कीम शुरू की थी। आपको बता दूं कि यदि आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो फिर अटल पेंशन योजना में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम में पति पत्नी अलग अलग अकाउंट खोल करके हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन हासिल कर सकते हैं। इस योजना के कई फायदे भी हैं। हालांकि ये स्कीम मोदी सरकार ने 2015 में शुरू की थी, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है। अटल पेंशन योजना साल 2015 में शुरू की गई थी, जहां उस समय ये असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी। लेकिन अब इस योजना में 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है, जब पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। जिनके पास बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है वह इसमें आसानी से निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए किफ़ायती है जो बुढ़ापे की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। इस योजना के तहत आपको कम से कम 1,000, 2,000 रुपये, 3,000, 4,000, अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। ये एक सुरक्षित निवेश है जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फिर आपके पास सेविंग अकाउंट, आधार नंबर, एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI की तरफ से बिजली की खंभों के जरिए 5G नेटवर्क पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। इसे लेकर के TRAI ने बुधवार को दूरसंचार नेटवर्क 5G को इंस्टॉल करने के लिए बिजली के खंभों और फिर बस स्टॉप जैसे स्ट्रीट फर्नीचर के इस्तेमाल की संभावना पर लोगों की राय मांगी गई है। जब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने कहा है कि सार्वजनिक स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग से नए और बड़े मोबाइल टावरों और फाइबर की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। ट्राई की तरफ से इस मामले में अपना सुझाव देने के लिए अंतिम तिथि 20 अप्रैल और काउंटर सुझाव देने के लिए 4 मई की तारीख निर्धारित की है। मोबाइल टावरों और फाइबर की जगह बिजली खंभों के इस्तेमाल से 5G नेटवर्क को इंस्टॉल करने में कम लागत आएगी, साथ ही 5G नेटवर्क और सर्विस शुरू करने में कम वक्त लगेगा। वहीं देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक आसानी से 5G नेटवर्क को पहुंचाया जा सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मोहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ST/SC छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया है, जहाँ 50,000 आबादी वाले जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। मंगलवार की देर शाम पटना में स्थित मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है, जब बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मोहर लगी है। SC/ST छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास सह रेसिडेंट स्कूल हर ब्लॉक में बनेगा। 30,000 आबादी वाले 136 ब्लॉक में इसका निर्माण कराया जाएगा। दोस्तों बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने उर्दू TET अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां चटकाई है। जहां अपनी मांगों को लेकर के उर्दू TET अभ्यर्थियों ने आक्रोश मार्च निकाला था, जहां अभ्यर्थी कारगिल चौक पर पहुंचे और प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के समझाने पर भी जब अभ्यर्थी नहीं माने तो फिर पुलिस ने उर्दू TET अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सैकड़ों की संख्या में उर्दू TET अभ्यर्थियों ने अशोक राजपथ से राजभवन के लिए आक्रोश मार्च निकाला था। जहां इस दौरान प्रदर्शनकारी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा करके सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही मार्च कारगिल चौक पर पहुंच गया तो पुलिस और प्रशासन की टीम ने प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोक दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। उर्दू TET अभ्यर्थी जब विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान अशोक राजपथ मुख्य मार्ग पर घंटों वाहनों का परिचालन बंद रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले 8 सालों से वे सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप था कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी फेल कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि 2 दिन पूरे देश में बिजली गायब रह सकती है। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में देश भर के बिजली कर्मचारी 28 और 29 मार्च को हड़ताल करने का फैसला लिया है। इस देशव्यापी हड़ताल का फैसला बुधवार को बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिया गया है। इसीलिए बताया जा रहा है कि इन 2 दिनों में देश भर में बिजली की समस्या आ सकती है। बिजली कर्मचारियों के साथ साथ देश भर के श्रम संगठनों के कर्मचारी भी 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। जहां ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के प्रेसिडेंट शैलेंद्र दुबे ने बताया है कि सभी राज्यों के बिजली कर्मचारी भी केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में हड़ताल में शामिल होंगे। शैलेंद्र दुबे ने बताया है कि केंद्र की निजीकरण की नीतियों से कर्मचारियों में निराश है। जब बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की मुख्य मांगे हैं कि बिजली विधेयक 2021 को वापस लिया जाए और सभी प्रकार की निजीकरण प्रक्रिया को बंद की जाए। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों खास करके मुनाफा कमाने वाले चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन, दियाऊ तथा पुडुचेरी में बिजली की निजीकरण के लिए निर्णय को तुरंत रद्द करें। वहीं दूसरी तरफ निजीकरण के विरोध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के कर्मचारी 28 और 29 मार्च की हड़ताल में शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग बैंकों के कर्मचारी संगठनों ने 28 और 29 मार्च को 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। इससे बैंक की सेवाओं पर असर भी पड़ सकता है। SBI ने ग्राहकों को और शेयर बाजारों के निवेशकों को इसके लिए अलर्ट भी किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कर्नाटक में मंदिरों के बाहर मुसलमान दुकान नहीं लगा पाएंगे। कानून व्यवस्था के तहत यह निर्णय लिया गया है। ज्ञानेंद्र ने कहा है कि मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि मुस्लिम व्यापारियों को मंदिरों में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके बाद मैंने पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार मामले पर कड़ी नजर रखते हुए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कार्रवाई करेगी। मंदिरों में स्टॉल लगाने पर प्रतिबंध के बाद मुस्लिम दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से इस तरह के धार्मिक वार्षिक मेले में मंदिरों में स्टॉल लगाते रहे हैं, लेकिन अचानक से उन्हें स्टॉल हटाने के लिए कहा गया है। उधर हिंदू संगठन और मंदिर समितियों के लोगों का कहना है कि मुसलमानों ने हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी थी। जहां हमने उनके इस विरोध पर आपत्ति उठाते हुए यह फैसला लिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने 4,961 करोड़ का बजट पेश किया है। विपक्षी दलों के शोर शराबे और फिर जोरदार हंगामे के बीच मंत्री अशोक चौधरी ने बजट पेश किया और ये पास भी हुआ। उन्होंने हंगामे के बीच अंतिम 10 मिनट में अपना भाषण पूरा किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में यानी कि बिहार में सभी सरकारी भवन भूकंप रोधी बनेंगे, जहाँ सभी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जहाँ सभी भवनों का निर्माण भूकंप के जोन 5 की विशिष्टताओं के अनुसार बनाए जाएंगे। सात निश्चय योजना के तहत बिहार के 31 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की योजना है। इसमें 22 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जबकि 8 कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। जहां इसमें शेखपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर, शिवहर, कटिहार, बक्सर, आरा और सिवान शामिल है। इसी तरह इस साल दिसंबर तक 4 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का निर्माण भी पूरा करवा लिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्टी के तीनों विधायकों के चले जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि तीनों विधायक जहां रहे ठीक रहे, बीजेपी के 74 विधायक बनाने में हमारा योगदान है। जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, अब 77 विधायक हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी बधाई। सबसे अहम सवाल पर कि क्या मुकेश सहनी मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, इस पर उन्होंने सीधे कहा है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। सीएम नीतीश कुमार को तय करना है उनकी सरकार में मंत्री कौन रहेगा, चाहे तो मुझे हटा दें। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल को वीआईपी बीजेपी के गठबंधन की कोई भी जानकारी नहीं थी। जब बीजेपी के आला कमान से बातचीत करके मैंने गठबंधन किया। 18 साल की उम्र में मुंबई गया, भोजपुरी और अन्य फिल्मों के लिए काम किया, सब कुछ था, फिर भी जनता के लिए और फिर बिहार के लिए राजनीति में आया। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज को एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आरक्षण की मांग मैंने की, इसलिए बीजेपी नाराज हुई। जातीय जनगणना की मांग की, इसीलिए वह बीजेपी हमसे नाराज हुई। निषाद का बेटा हूं, अपने समाज के हक के लिए लड़ता रहूंगा। सनफ मल्ला हूं, बीजेपी को पता चल जाएगा कि मेरे पीछे बड़ा जन समर्थन है। जब तक सांस चलेगी मैं अति पिछड़ा के लिए लड़ता रहूंगा, किसी से डरने वाला नहीं हूं। मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर वे बीजेपी की शर्तों को मान लेते हैं और झुक जाते तो फिर उनकी पार्टी में टूट नहीं होती। सहयोगियों को धोखा देना बीजेपी की आदत है। बिहार का बोहचा में उपचुनाव है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये मेरी सीट एनडीए में थी, इसलिए बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार उतार दिया। यूपी में बीजेपी के खिलाफ लड़े, जहां जरूरत होगी वहां लड़ेंगे। बीजेपी से गठबंधन के समय मेरी क्या डील हुई थी ये खुलासा नहीं करूंगा, अमित शाह को पता है। डील का खुलासा किया तो फिर देश के लिए ठीक नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की तबीयत एक बार फिर से अचानक बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टर के अनुसार उनकी किडनी में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। जहां ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर राउंड द क्लॉक नजर आ रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले रांची में तबीयत बिगड़ने पर लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेंग वार्ड में भर्ती कराया गया था। जहाँ आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उनकी किडनी में संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराना पड़ा है। किडनी में संक्रमण तेजी से फैलने की वजह से डॉक्टर 24 घंटे उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले बताया गया था कि लालू प्रसाद यादव की किडनी 12 से 15% तक ही काम कर रही है, तब उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराने का फैसला किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस ने राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग कर दी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर के बंगाल में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप ही काम कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 21 मार्च को एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई और भीड़ ने 5 घरों में आग लगा दी थी, जिससे 2 बच्चे समेत 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इसके बाद से वीरभूम में तनाव है। वीरभूम में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे गए पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पिछले महीने ही बंगाल में 26 लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है, जब पूरा राज्य हिंसा और भय की चपेट में है। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए धारा 355 लागू किए जाए। संविधान के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, लेकिन आर्टिकल 355 बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र को दखल करने का अधिकार देता है। संविधान के आर्टिकल 355 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह हर राज्य की बाहरी आक्रमण और अंदरूनी उथल पुथल की स्थिति की रक्षा करें। जहां धारा 355 केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि वे राज्य में कानून व्यवस्था संभालने के लिए दखल करें। इसके जरिए केंद्र ये भी देखता है कि राज्य में सब कुछ संविधान के अनुरूप चल रहा है या फिर नहीं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार दिवस पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में चल रहे कार्यक्रम का समापन गुरुवार देर शाम सुखविंदर सिंह के गानों से हो गया है। ऐसे में सुखविंदर सिंह अपने कार्यक्रम को लेकर एक दिन पहले ही पटना में पहुंच गए हैं, जहां होटल मोरिया में सुखविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सरकार के जल जीवन हरियाली योजना की ढेरों सराहना की। जहां सुखविंदर सिंह ने कहा कि जल जीवन हरियाली जैसे पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार काम कर रही है। इस थीम पर बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर यहाँ की सरकार कितनी गंभीर है। देश और दुनिया में भी इस मुद्दे पर सभी लोग आने वाले दिनों में काम करेंगे। सुखविंदर सिंह ने कहा है कि तकनीक बदलते हैं और नए नए इक्विपमेंट आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में बीजेपी और जेडीयू में विवाद बढ़ता जा रहा है। जेडीयू के दो पूर्व विधान पार्षदों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पुतला फूंक करके विरोध किया। जेडीयू नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रजौरा में हिंदू मुस्लिम मामले को बिना कारण तुल दिया है। जेडीयू नेताओं ने कहा है कि गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के सुशासन पर भी प्रश्न उठाया, ये कहीं से भी सही नहीं है। जेडीयू नेताओं ने कहा है कि यदि गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के सुशासन पर प्रश्न खड़ा करते हैं तो जेडीयू गिरिराज सिंह का न केवल विरोध करेगी बल्कि उनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन भी करेगी। जेडीयू नेताओं ने पीएम से गिरिराज सिंह को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। कार्रवाई न करने पर मंत्री के खिलाफ निरंतर आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। वहीं जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद भूमिपाल राय और पूर्व विधान पार्षद रामबदन राय के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह का पुतला फूंक करके गिरिराज सिंह के विरुद्ध नारेबाजी की है। जेडीयू नेताओं ने कहा है कि यह बीजेपी या फिर एनडीए का विरोध नहीं है, यह विरोध केवल गिरिराज सिंह का है, क्योंकि वह बार बार नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं तथा हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं। इसको लेकर के जेडीयू उनके खिलाफ निरंतर आंदोलन कर रही है। जेडीयू पर गिरिराज सिंह का पुतला जलाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा, बक्सर, सीवान, सुपौल, मुंगेर, बांका में पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी बिहार में इन जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खबर के अनुसार तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जारी करती है। जहाँ उसी नई कीमतों के अनुसार राज्य के अलग अलग जिलों में दिन भर पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाती है। जानकारी की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर के तेल बाजारों पर इसका असर दिखाई देने लगा है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। जब भारत में भी पिछले 3 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नर्स बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नर्स की 8,853 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा 8853 ANM की नियुक्ति के लिए CBT के सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची के आधार पर इंटरव्यू के कार्यक्रम की तिथि घोषित की गई है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत बिहार में 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द इसका DPR तैयार किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को बिहार विधान परिषद में विभागवार बजट पर वाद विवाद के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने बिहार में बनने वाले 4 नए एक्सप्रेसवे को लेकर के जानकारी शेयर की है। बिहार के जिन 4 जिलों में नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे उनमें है रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे बिहार के रक्सौल, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर और बांका से गुजरेगा। दूसरे नंबर पर वाराणसी से कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होकर के गुजरेगा। तीसरे नंबर पर पटना, आरा, सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे को आरा रिंग रोड से जोड़ने के लिए 381 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर की कनेक्टिविटी रोड बनाया जाएगा। लास्ट और चौथा नंबर पर गोरखपुर से सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे बिहार के गोपालगंज, सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज जिलों से होकर के गुजरेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए गोपालगंज से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गोपालगंज में स्थित सबैया हवाई अड्डे से बहुत जल्द विमान सेवा शुरू हो सकती है। इसकी चर्चा संसद में एक बार फिर से उठाई गई है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज एयरपोर्ट को चालू करने की मांग को लोकसभा में उठाया है। उन्होंने कहा कि सबैया एयरपोर्ट पर आज भी 2 लंबा रनवे है, जिसकी मरम्मत करने की जरूरत है ताकि कम खर्च में ही हवाई यात्रा शुरू हो सके। आपको बता दो कि कुछ दिन पहले सबैया एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के रक्षा मंत्री ने रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट पर
1011 लोगों ने 338 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया है। प्रशासन की सहायता से इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रक्षा मंत्री से जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा करके सवैया एयरपोर्ट को चालू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द कोई कदम उठाए ताकि पूरे देश का आम नागरिक का सपना गोपालगंज के लोगों का साकार हो सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में 2021 में 1,32,145 नए टीबी रोगियों की पहचान हुई है। इनमें से 61,916 की सरकारी और 70,229 की निजी अस्पतालों में पहचान की गई है। 2025 तक देश के टीबी उन्मूलन का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलग अलग स्तरों पर कार्य कर रहा है। जन आंदोलन से ही टीबी हारेगा और देश जीतेगा। इसीलिए 24 मार्च को टीबी दिवस पर हमें संकल्प लेना होगा कि टीबी से मिलकर के लड़ेंगे। दोस्तों भूत बंगले के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन मनहूस बंगले के बारे में आपने बमुश्किल ही सुना होगा, जो किसी भी मंत्री को वहां उनका कार्यकाल पूरा करने नहीं देता। जी हाँ, पटना राजधानी का एक सरकारी बंगला ऐसा ही है। इस बंगले में रहने वाले मंत्री का उनका कार्यकाल पूरा होने तक टिकने ही नहीं देता है। वीआईपी के विधायकों ने अपना पाला बदल करके भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या मंत्री मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर होना होगा। मुकेश सहनी भी उसी बंगले में रहते थे जिसमें पिछले 12 साल से रहने वाले मंत्री अब तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। आपको बता दो कि बिहार सरकार के बंगला नंबर 6 का पिछले कुछ सालों के आंकड़े को देखे तो फिर इसमें रहने वाले अब तक 3 मंत्रियों को उनका कार्यकाल पूरा किए बिना ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस वजह से लोग अब इस बंगले को मनहूस बंगला कहने लगे हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो तीनों मंत्री इस बंगले में रहते अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, वो सभी कुशवाहा जाति से संबंध रखते हैं। साल 2010 में सबसे पहले इसमें जेडीयू नेता और तत्कालीन उत्पाद विभाग के मंत्री अवधेश कुशवाहा रहने आए थे, जहां उन्हें मंत्री के तौर पर यह बंगला आवंटित किया गया था। लेकिन अपना कार्यकाल पूरा करने से वे 2 महीने पहले ही अक्टूबर 2015 में वे घूस लेने के मामले में फंस गए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हें बंगला भी खाली करना पड़ा। इसके बाद साल 2015 में राजद नेता और तत्कालीन सहकारिता मंत्री आलोक मेहता को यह बंगला आवंटित किया गया, लेकिन सिर्फ 18 महीने में ही गठबंधन में दरार पड़ गई और आलोक मेहता ना तो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए और बंगला को खाली करना पड़ा। जहाँ वहीं फिर मंजू वर्मा के साथ भी यही हुआ, जब मुजफ्फरपुर कांड ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और उन्हें इस बंगले को खाली करना पड़ा। अब देखना होगा कि क्या मंत्री मुकेश सहनी के साथ भी यही होता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार और झारखंड के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। यह बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आर.के. सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्ण देवी, निशिकांत दुबे समेत 24 से अधिक सांसद मौजूद रहे। यह बैठक के बाद समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बिहार के सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने 4 राज्यों में पार्टी की हालिया जीत के प्रभाव के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमसे एक परिवार के अभिभावक के तौर पर मुलाकात की है। वह पहले प्रधानमंत्री है जो अपने सांसदों से अक्सर मिलते हैं। साथ ही प्रदीप सिंह ने बताया है कि पीएम मोदी सभी राज्यों के सांसदों से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। प्रदीप सिंह ने बताया है कि बैठक मुख्य रूप से प्रदेश में पार्टी के कामकाज को लेकर जायजा लेने के लिए थी। इस दौरान सभी ने एक साथ नाश्ता किया, साथ ही एक ग्रुप फोटो भी क्लिक की। जब पीएम मोदी ने सांसदों से ताज़ा अपडेट के बारे में भी जानकारी ली है। जब बैठक में संगठनात्मक बातचीत के बारे में पूछे जाने पर प्रदीप सिंह ने बताया है कि जब पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं तो फिर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होना अनिवार्य है। दोस्तों बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां अचानक आग लग गई, जिसमें कई दुकानें और घर जलकर के खाक हो गई। इनमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग इतनी भयानक लगी हुई थी कि स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम की कोशिश के बावजूद भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कश्मीरी युवक को दिल्ली के एक होटल ने कमरे देने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने पर बवाल मच गया है। लोग यहां तक कहने लगे हैं कि यह द कश्मीर फाइल्स का जमीनी असर है। इस मामले में दिल्ली पुलिस से लेकर होटल के मालिक और ओयो ने भी बयान जारी किए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कश्मीर का रहने वाला एक शख्स होटल रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा है। जब शख्स उससे पूछता है कि उसकी ओयो से बुकिंग होने के बावजूद भी उसको कमरा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, शख्स कहता है कि क्या इसके पास जम्मू कश्मीर की आईडी है, इस वजह से उसको कमरा नहीं दिया जा रहा है। इस पर महिला रिसेप्शनिस्ट हाँ में जवाब देती है और कहती है कि पुलिस की तरफ से उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर दिया गया है। वीडियो वायरल होते ही लोग दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाने लगे हैं।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।